सो फंक्शंस क्या थे, सबसे पहले कि आइडिया को डिस्कवर करना कि किस तरह की हमें कंपनी चाहिए और कौन सा आइडिया हमारा जो किस आइडिया पे हमें काम करना है या अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करना है। देन टू मेक द डिटेल इन्वेस्टिगेशन अबाउट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, लेबर, रॉ मटेरियल। फिर हम उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेंगे या रिसर्च करेंगे कि हमारे पास क्या सस्ते लेबर मिल जाएंगे इस एरिया में, क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन। ये हम देखते हैं ना, जब भी हम बिजनेस सेटअप करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ें देखते हैं। कोई भी हम प्लांट हमें नया एस्टेब्लिश करना है तो हम सारी चीज़ें, भाई रॉ मटेरियल कितना कॉस्टली पड़ेगा, कितनी दूर है रॉ मटेरियल, कहाँ से लाना पड़ेगा, लेबर यहाँ है या नहीं, पावर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब फैसिलिटी देखते हैं। देन टू इन्वेस्टिगेट द आइडिया एंड नो वेदर द इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल। फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं या रिसर्च करते हैं, देन द बिजनेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज विल बी प्रॉफिटेबल और देर इज ए सम फ्यूचर इन दिस product or services or not. Then to find out the suitable person who are willing to act as a first director of the company, then we will search out the best person who can direct the company or who can being the director of the company. तो हम सर्च करेंगे बेटर डायरेक्टर का जो कंट्रोल कर सके और जो मैनेज कर सके। देन टू सेटल द नेम ऑफ द कंपनी, देन वी सेटल द नेम एंड वी डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। So the name should be the unique and it not be imitate the other company's name। तो किसी अदर कंपनी के नेम की जैसा सेम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, जो अभी तक किसी का नाम नहीं तो कॉपीराइट का या ट्रेडमार्क का इशू आ जाता है। तो नेम बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए जो अभी तक किसी कंपनी का ना हो। देन टू सेलेक्ट द बैंक, लीगल एडवाइजर, ऑडिटर, अंडरराइटर फॉर द कंपनी। फिर हम बैंक को लीगल एडवाइजर या ऑडिटर, अंडरराइटर उनको सिलेक्ट करेंगे। बैंक लोन के लिए, लीगल एडवाइजर अपनी जो भी लीगल फॉर्मेलिटी उसको पूरा करने के लिए, ऑडिटर अपने अकाउंट्स वगैरह का सारा फाइनेंस को ऑडिट करने के लिए, अंडरराइटर जो भी हमारे शेयर्स वगैरह इशू नहीं रह गए उनको एक गारंटी लेने के लिए, भी मैं अंडरराइट करूंगा सारे, अगर आपके सारे शेयर या कैपिटल पूरी नहीं हुई तो मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें जरूरत होती हैं। उसके बाद टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन विद द रजिस्ट्रार। Then we submit all related documents or legal documents which is required to formation of company at the office of the registrar। रजिस्ट्रार ऑफिस में हम सबमिट करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। Then to meet the preliminary expenses for floating of a company। Then हम जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं कि स्टार्टिंग में कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे वो हम चार्ट आउट करते हैं, प्लान करते हैं कि हमारे बिल्डिंग का चार्ज होगा, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, कंप्यूटर सिस्टम खरीदने पड़ेंगे, ये मशीनरी लेके आनी पड़ेगी, ये सारे हम एक्सपेंसेस उसमें प्रिलिमिनरी जो स्टार्टिंग के छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो हम इसमें देखते हैं कि ये पूरे हो जाएंगे नहीं हमारे खर्चे। फिर टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स, अंडरराइटर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। फिर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंडर या सप्लायर हैं जो रॉ मटेरियल भेजेंगे, अंडरराइटर्स और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, उनसे फिर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर टू अरेंज द लोन फ्रॉम द वेरियस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने भी वहाँ से हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या कोई बैंक है या कोई अदर पार्टी है जो इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, जो हाई नेटवर्क इन्वेस्टर है, उससे हम अरेंज करते हैं पैसा। देन टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द ऑफिस ऑफ द कंपनी। फिर हम अपने ऑफिस की प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे, कहाँ ऑफिस होगा, किस एरिया में होगा, वो हम मैनेज करते हैं। देन ड्यूटीज एंड ओब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर्स। ड्यूटीज एंड ओब्लिगेशंस क्या होते हैं प्रमोटर्स के? प्रमोटर्स हैं ही हैव टू बी very clear and transparent to disclose the full of all material facts regarding the formation of company। So nothing should be hidden, all things be disclosed and should be transparent। Then the promoters must faithfully disclose all the facts relating to the property which they want to sell to the company। Then the promoters must be faithfully disclosed, so they need to disclose and transparent and all facts related to the sale of the property to the company, that this is my property, I want to sell this my property to the company। Then after the selling, the whole property will be the name of the company। So all things should be clear, so which property is the name of the company or which is personal property। The promoters must not take an unfair use their positions।
The promoters always should be truthful and faithful, and never be you misuse of their power in the company, and should always be see in the profit. To disclose the liability and the pay the secret profit if promoters have earned. फिर to disclose the liability को disclose करेगा कि मेरी liability क्या है, and the secret profit जितना भी है वो पे करेगा अगर promoter ने जो earn किया है, कितना earn किया है, तो वो और कितनी liability है, कितना पे किया है, वो सब information disclose करनी होगी. The prospectus of the company should contain the true statement, and the prospectus should be contains all details should be clearly mentioned in the prospectus. The company details, the promoters, the directors, and everything. It should be clear. Then liability on the statutory mistakes or frauds in the property. Then the promoter should be liable and always be liable if anything happen, anything mistakes or frauds happen in the company. Then the promoter should always be liable for that. Nobody will be responsible. The all things will be liable and also will be imposed to be promoters. Remuneration of the promoters. देन द एक सर्टेन लमसम भी पे कर सकते हैं, एक साल का इकट्ठा, 6 महीने का इकट्ठा एक लमसम भी पे कर सकते हैं. ही में बी पेड, ही में गिवन शेयर्स ऑफ द कंपनी, उसको कंपनी के शेयर भी दिए जा सकते हैं. ही में बी गिवन कमीशन ऑफ द शेयर सोल्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने जितने शेयर बेचे हैं तो उनका कमीशन भी दिया जा सकता है उसको. ही में बी गिवन एन ऑप्शन टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट पार व्हेन देयर मार्केट प्राइस इज हायर, जब उसके मार्केट के प्राइस हायर होते हैं तो उसको ऑप्शन भी दे दिया जाता है कि आप या तो शेयर जो है खरीद सकते हो एट पार पे, जितने का 100 का है तो 100 पे हम खरीद सकते हो हमारा जो प्राइस है. अगर प्राइस हायर होते हैं तो उस टाइम में उसको ऑप्शन होते हैं या तो हम शेयर आपको दे सकते हैं. ही में सेल देयर ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी एट द हायर प्राइस एंड अर्न प्रॉफिट, और वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी एक हायर रेट पे कंपनी को बेच सकता है और प्रॉफिट अर्न कर सकता है. द सेकेंड पॉइंट कम्स द इनकॉर्पोरेशन. तो प्रमोशन खत्म हो गया, प्रमोशन के बाद आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन. तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आर बिफोर अप्रोचिंग टू द रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इफ द प्रपोज बिजनेस इज कवर्ड बाय द इंडस्ट्रीज एक्ट 1951. इफ द प्रपोज एक्ट इज covered under the 1951, then we have to be get a license of the industrialist license. Your business will be comes in the an industry, for example telecommunication industry. The Reliance जो है तो उसको क्या एक इंडस्ट्री लाइसेंस जरूरत होती है. कोई हमारी रिटेल कंपनी है, विशाल मेगा मार्ट लगा लो या कोई और लगा लो, तो उसमें एक इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिएगा. या कोई मैन्युफैक्चरिंग की मेडिकल कंपनी है उसको एक इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिएगा. देन एन इम्पोर्टेंट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड इफ मशीनरी इज इम्पोर्टेड. Then if a business imported a machine from the another country, then he is required to get an important license. Approval of the government in case of the foreign collaboration. If my company is going to collaborate to the foreign and we are combinedly and we are jointly operating and starting a business in India, then approval will be get from the Indian government. Then you can allow the foreign company and foreign investors and foreign partner in your company. Approval of the government under Monopolies and Restriction Trade Practices Act 1967 if necessary. गवर्नमेंट का अप्रूवल इसमें भी होगा कि मोनोपोलीज जो एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है भी, ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड है, इसमें भारत का जो फॉरेन का वो एक्ट नहीं कर सकता. ये सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए रजिस्टर्ड है ये बिजनेस. तो उसमें कुछ मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1961 का अप्रूवल भी लेना जरूरी होता है कि इस तरह का बिजनेस तो नहीं कर रहे कहीं आप कि जो रिस्ट्रिक्टेड हो बाहर के लोगों के लिए, कि यहाँ इंडिया में नहीं कर सकते. देन डॉक्यूमेंट नीडेड. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, कंसेंट लेटर फ्रॉम द डायरेक्टर्स, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एंड स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन. ये चीजों की जरूरत होती है हमें जब भी कोई हम कंपनी फॉर्मेशन करते हैं.
तो रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हम पढ़ रहे हैं, तो द सेकंड स्टेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी इज टू द गेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड. The promoter have the prepare and file a number of the document which is registered. The memorandum of association signed by at least 7 person. 7 लोगों की कम से कम साइन होने चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर कंपनी की डिटेल्स होती है. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइंड बाय द लेटेस्ट लिस्ट एट लीस्ट 7 person. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA वो भी साइन होना चाहिए 7 लोगों से. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के बारे में होता है, डिटेल्स होती है सारी. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड होता है, हमारा जो कंपनी का होता है उसके प्रोस्पेक्टस से कितने शेयर इश्यू कर सकते हो कितने नहीं, वो होता है. Promoters have to file a prospectus of statement in lieu of the prospectus with the registrar. तो जो promoters हैं वो एक प्रोस्पेक्टस को फाइल कर सकते हैं और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द, या स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस के ल्यू में, अगर प्रोस्पेक्टस नहीं है तो एक स्टेटमेंट उन्हें देनी पड़ेगी, और स्टेटमेंट नहीं दे रहे तो वो प्रोस्पेक्टस फाइल है वो उस पर रजिस्ट्रार को सबमिट करनी होती है. ए लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड देयर विलिंग टू एक्ट ड्यूली साइंड बाय द ईच ऑफ देम. एक डायरेक्टर्स की लिस्ट होगी उसके अंदर और ड्यूली साइंड बाय द ईच ऑफ देम. नोटिस ऑफ द एड्रेस एट विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड. और नोटिस या एड्रेस की प्रूफ होना चाहिए कि कहाँ पे आपका बिजनेस है वो सेटअप है. तो ऑल द डायरेक्टर हुज नेम्स आर इन द लिस्ट हैव टू बी सबमिट ए डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दैट दे हैव टेकन अप द क्वालिफाइंग शेयर एंड हैव पेड अप द मनी. सो जितने भी डायरेक्टर हैं उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट के अंदर कि ये एटलीस्ट इतने जो शेयर हैं वो खरीदेंगे एंड हैव द पेड अप द मनी, और जो पूरी जो जितनी शेयर की अमाउंट है वो फुल्ली पेड अप करेंगे अमाउंट. अब देखो सबसे पहले आता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. जो भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है उसका एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है. इट इज नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी उसको बोला जाता है, जिसमें अंदर डिटेल्स होती हैं, सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं. इट सेट्स आउट लिमिट्स आउटसाइड विच द कंपनी कैन नॉट गो. इसमें लिमिट्स होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिसके बाहर कंपनी नहीं काम कर सकती और नहीं ऑपरेट कर सकती, वहीं तक लिमिट सीमित रहती है. टू एनेबल द शेयर होल्डर क्रेडिटर्स एंड ऑल दोज हु डील विद द कंपनी. और ये शेयर होल्डर क्रेडिटर्स है उन सबको अनेबल करती है और डील कंपनी के साथ डील करने के लिए एलिजिबल बनाती है, एलिजिबल होती है कि वो क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर के साथ डील कर सकती है. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये सब इसमें बताते हैं. तो इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होगा? नेम क्लोज, सारे डायरेक्टर के नेम, प्रमोटर्स के नेम वो सब होंगे. रजिस्टर ऑफिस क्लोज, इसमें रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस डिटेल्स सब होगी. ऑब्जेक्टिव क्लोजेज, इसमें सारा हमारा बिजनेस का मेन मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, हमारी सर्विसेज क्या होंगी, वो सब इसके अंदर है. लायबिलिटी क्लोज में इसमें सब लायबिलिटी होगी कि डायरेक्टर या प्रमोटर की लायबिलिटी कितना है, कि कितने तक लायबल है वो पे करने के लिए, कितना नुकसान और फायदे में कितनी पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है हर एक डायरेक्टर की, कि कितने परसेंट तक नफे या नुकसान में या फायदे में वो हिस्सेदार हैं. वो सारी लायबिलिटी मैंने कल बताया था ना, लायबिलिटी कंपनी जो कितनी लायबल होते हैं जो भी प्रमोटर होता है, कि जितने के शेयर लायबिलिटी बाय द शेयर और लायबिलिटी बाय द गारंटी. हाँ, तो लायबिलिटी ऑफ द शेयर, लायबिलिटी ऑफ द गारंटी वो इसमें रहती है लायबिलिटी क्लोज में. फिर कैपिटल क्लोज, कैपिटल क्लोज में हमारी शेयर कैपिटल कितनी होगी, ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी, शेयर कितने इश्यू किए जाएंगे, कितने परसेंट डिबेंचर्स, कितने लोन लिया जाएगा, वो सब इसके अंदर रहता है कैपिटल के अंदर. कि फिक्स कैपिटल कितनी होगी, वेरिएबल कैपिटल कितनी होगी हमारी. फिर एसोसिएशन क्लोज, एसोसिएशन क्लोज में क्या होता है कि हमारा कोलैबोरेशन या एसोसिएशन किस किस के साथ होगा, सप्लायर हो गए, वेंडर हो गए, मर्चेंट हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, किसके साथ कितना हमारा वो होगा, वो सब इसके अंदर. ठीक है, नेम क्लोज में, सिचुएशन क्लोज में, सब्जेक्ट क्लोज में, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज हो गया, एसोसिएशन क्लोज हो गया. अब देखो रिक्वायरमेंट एज ए मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो द मेमोरेंडम ऑफ एवरी कंपनी मस्ट बी प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू
पैराग्राफ नंबर्ड कंसिक्वेंसली, तो एक हर एक पैराग्राफ अलग नंबरिंग होनी चाहिए हर एक पैराग्राफ पे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, फिर 2, फिर 2.1, 2.2। तो हर क्लोज का मतलब क्लोज है, क्लोज नेम क्लोज है 1 पॉइंट दे दिया, नेम क्लोज से रिलेटेड सब क्लोज है तो 1.1, 1.2, 1.3। तो ऐसे एक पैराग्राफ नंबर्ड पैराग्राफ होना चाहिए। फिर साइंड बाय द सब्सक्राइबर एंड विटनेस, जितने भी विटनेस हैं या सब्सक्राइबर हैं जो हमारे शेयर को सब्सक्राइब करेंगे वो उनके साइन होने चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए। अब साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम मस्ट बी साइन किसके द्वारा होगा, ईच मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर हु शैल ऐड हिज नेम एंड सरनेम इन फुल, एनी फॉर्मर नेम और सरनेम इज फुल, जितना भी नेम या सरनेम है वो फुल नेम वहां पे दिया होना चाहिए। उसका ऑक्यूपेशन, फादर नेम क्या है, इन केस ऑफ मैरिड वुमेन और विडो हर हस्बैंड नेम शुड बी देयर, हिज नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन, क्या उसकी कंट्री है, इंडियन है या बाहर का फॉरेन है, जो भी कंट्री का नेम है वो शुड बी मेंशन देयर, एंड हिज यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस, और उसका परमानेंट जो एड्रेस क्या है वो इसमें होगा। अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, अगर मेमोरेंडम में चेंज करवाना है तो चेंज पूरी लीगल जो फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी पड़ेगी, अगर उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन में या किसी में भी हमें चेंजेस करवाने हैं। तो अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लोज, ए कंपनी कैन चेंज इट्स नेम एट एनी पॉइंट एनी टाइम बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर, बाय पासिंग ए स्पेशल रेजुलेशन, कंपनी नेम कैन बी चेंज ओनली 2/3, 70% ऑफ द शेयर होल्डर वोट फॉर इट। अगर 1000 हमारे शेयर होल्डर है तो उसमें से 700 लोग अगर उसको वोट करेंगे कि आप चेंज कर सकते हो कंपनी, तो ही चेंज होगी। बाय ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लेनी पड़ेगी परमिशन। बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन, गवर्नमेंट अगर अर्ज करती है कंपनी को कि अपना नेम चेंज करो बिकॉज द सेम लॉफुल रीजंस, कुछ भी लॉफुल रीजन के, सम लॉफुल रीजंस के कारण, इन द केस ओनली 51% वोट्स ऑफ द शेयर होल्डर आर नीडेड, इस केस में केवल 51% वोट चाहिए होते शेयर होल्डर के। अगर कुछ लीगल या सम अनलॉफुल रीजन आ गया, भाई ऐसा किसी कंपनी ने क्लेम कर दिया कि तुमने मेरे जैसे सेम नेम रख लिया कंपनी का, या कुछ इस रीजन से अगर होता है तो केवल 51% वोट चाहिए होते शेयर होल्डर के। देन बाय ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने पे हम चेंज कर सकते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ये तो था अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लोज। नेम क्लोज अगर कंपनी का नेम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ये है अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, अगर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो चेंज ऑफ द रजिस्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन सेम सिटी, हम सेम सिटी का कर सकते हैं तो एक स्पेशल जो ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करके। चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट, एक सेम स्टेट में करेंगे तो एक स्पेशल रेजुलेशन पास करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑफ द रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, हरियाणा से पंजाब में हम करना चाह रहे हैं तो बाई पासिंग स्पेशल रेजुलेशन, फाइंड अबाउट स्पेशल एंड ऑर्डिनरी रेजुलेशन। हमने स्पेशल और ऑर्डिनरी रेजुलेशन यहाँ बता दिया था ना, स्पेशल और ऑर्डिनरी यहाँ पे है, देख लो। फिर अल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लाज, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लाज है, हमारा प्रोसीजर है, या जो हमारा क्या क्या ऑब्जेक्ट है, सर्विसेज या हमारे ऑब्जेक्टिव बिजनेस के क्या होंगे, उसके अंदर अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर स्पेशल रेजुलेशन पास होंगे। तो कौन कौन से हैं। द कंपनी में चेंज इस ऑब्जेक्ट बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर, बाई पासिंग स्पेशल रेजुलेशन, जो बताया था स्पेशल रेजुलेशन पास करके वो चेंज कर सकते हैं। पर फाइलिंग द स्पेशल रेजुलेशन विद द रजिस्टर ऑफिस में जाके हम एक फाइल लगा सकते हैं हमारी विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सच रेजुलेशन, इस तरह के रेजुलेशन के 1 month के अंदर अंदर ये हम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके 1 month के अंदर अंदर वो फाइल लगा सकते हैं। फिर अल्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल क्लोज, या कैपिटल में हमारी चेंज करना चाह रहे हैं, मान लो हमारी अथोराइज कैपिटल 1 करोड़ है, उसको हम 1.5 करोड़ करना चाह रहे हैं, या 1 करोड़ से कम करना चाह रहे हैं अथोराइज कैपिटल को, तो उस केस में हम इंक्रीज ऑफ द शेयर या कैपिटल बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर करना चाह रहे हैं, या इंक्रीज करना चाहते हैं शेयर कैपिटल में, तो सिंपली पासिंग ए ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। या कंसोलिडेट कर रहे हैं या सब डिवाइड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं,
इनटू शेयर ऑफ द लार्ज और स्मॉलर। एक तो छोटे छोटे शेयर मिला के बड़ा शेयर बना रहे हैं, या बड़ा से जो बहुत बड़ा शेयर है अमाउंट का उसको छोटे छोटे शेयर में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो दोनों केस में हम एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा। या कैंसिलेशन कर रहे हैं अनइश्यूड, जो शेयर इश्यू नहीं हुए हमारे उनको कैंसिल करवाना है, तो स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हम कर सकते हैं। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये क्या है? द टर्म अल्ट्रा मीन्स द बियॉन्ड एंड द टर्म वायरस मीन्स द पावर, कि अल्ट्रा पावर कि बियॉन्ड हमारी जो पावर है उससे भी ऊपर हम पावर लेना चाह रहे हैं। जो हमें मिली हुई है पावर, यहाँ तक तुम काम कर सकते हो, इससे ऊपर या इससे बाहर नहीं जा सकते। तो उससे बाहर जाने के लिए अगर एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो कैसे करेंगे? एन एक्ट अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर अगर अपनी एक्स्ट्रा पावर लेना चाहते हैं तो इट इज एन एक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर की पावर से बाहर हो। एन एक्ट अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखी हुई चीजें हैं उससे अलग हम करना चाह रहे हैं तो बियॉन्ड द पावर गिवन बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देनी होगी वो चीजें। एन एक्ट अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी वो एक्ट है अल्ट्रा वायरस के होने चाहिए। इट इज एन एक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर गिवन बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो दी गई है उसके बाहर जो आप काम कर रहे हो तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है। ठीक है। फिर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसके अंदर क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी में, जो हमें रजिस्ट्रार को देना होता है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ और द रजिस्ट्रेशन। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें वो सबमिट करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। हम अगर स्टेट में तो हरियाणा या डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे हमें सबमिट करवाना होता है अगर छोटी कंपनी है हमारी। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के क्या हैं, इसके इंटरनल पॉइंट्स हैं, बाउंड्रीज हैं कंपनी की कि उससे बाहर नहीं जा सकती कंपनी, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अंदर होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट आफ्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि किस तरह का कंपनी कार ऑपरेशन करेगी या क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा उसका, वो सारी डिटेल होती है, इंटरनल सारी डिटेल। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर डिस्क्राइब की जाती है कि डायरेक्टर्स की क्या पावर है, या अदर जो प्रमोटर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं या शेयर होल्डर है उनकी क्या पावर होगी कंपनी के अंदर। ये मोड है किस फॉर्म में, जो कंपनी है जो इंटरनल रेगुलेशन है कंपनी का टाइम टू टाइम वो चेंज कर सकती है, वो सारा डिस्क्राइब इसके अंदर होगा कि जो मोड है ये क्या मोड होगा चेंज करने का अगर रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज करना है तो आर्टिकल आर सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम एंड दे कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो लिखा हुआ है उससे बाहर नहीं जा सकती, उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकती, वो आर्टिकल में लिखा होता है। कंटेंट्स क्या क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? एक तो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल की अमाउंट क्या होगी, ट्रांसमिशन क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं इसको, वो सब इसमें हो गए रूल्स कि या तो अपने हम सन डॉटर या ब्लड रिलेशन में हम नहीं कर सकते ट्रांसफर, ये इसमें होता है। शेयर होल्डर का राइट होता है वोट करने का, वोटिंग राइट होता है। राइट ऑफ द शेयर होल्डर रिगार्डिंग वोट, डिविडेंड, रिटर्न ऑफ द कैपिटल, ये इसमें होता है कि वो जो शेयर होल्डर है वो वापिस भी कर सकता है और जो डिविडेंड भी ले सकता है और वोटिंग की पावर भी होती है। रूल्स रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, वो रूल होते हैं शेयर और डिबेंचर से। प्रोसीजर एज वेल एज रेगुलेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेकिंग कॉल्स ऑफ शेयर, जो शेयर की हम कॉल करते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एरियर इन कॉल, जो हम पैसा मंगवाते हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, तो एक तो एप्लीकेशन मनी होता है, अलॉटमेंट मनी होता है, फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होती है। वो प्रोसीजर उसमें होता है कि कैसे हम पैसे मंगवाएंगे शेयर्स के। फिर मैनर ऑफ ट्रांसफर, किस तरह से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो रूल होते हैं। मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, रूल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, एजेंट्स, सेक्रेटरीज को कैसे अपॉइंट, तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नंबर, क्वालिफिकेशन, रेम्युनरेशन, पावर एंड लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर,
ये होता है इसके अंदर, कितने डायरेक्टर होंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या उनका पेमेंट होगा, सैलरी क्या होगी, पावर क्या होगी, लाइबिलिटीज क्या होंगी। फिर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का डिक्लेरेशन कि कितना डिविडेंड हम पे करेंगे, ये सब होगा। कन्वर्टिंग convening and conduct of meetings with reference to notice, quorum, poll, proxy, resolution। तो हम कन्वे करने करेंगे किस तरह से, भाई क्या मोड होगा कन्वे करने का। कोई भी हम एनुअल जनरल मीटिंग करती है कंपनी, या कोई भी वोटिंग करवाती है, तो कैसे उनको कन्वे करेंगे, वो सब इसके अंदर होता है रेगुलेशन। फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स के रेगुलेशन होंगे कि इतने पैसे आ गए और इतने पैसे नहीं आए तो हम आपके शेयर को जब्त कर लेंगे, हमारे पास होल्ड कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। मैटर रिलेटिंग टू द अकाउंट एंड ऑडिट, ऑडिट और अकाउंट का रिलेटेड मैटर वो इसके अंदर होता है। रूल्स फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी की वाइंड अप करने का रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर होते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हम चेंज करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं, वो इसमें मेंशन होगा। इसमें परमिशन चाहिए कि कोर्ट की परमिशन जरूरी नहीं होती इसमें। स्पेशल रेजुलेशन एंड अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट का जो स्पेशल अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड है। बट इन सम केस दे शुड फॉलो कंपनीज एक्ट, कुछ केसों में कंपनीज एक्ट को फॉलो करके वो चेंज कर सकते हैं, उसमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। कंपैरिजन है, क्या क्या है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इट कंटेन्स, इसको पढ़ो, दोनों को पढ़ो डिफरेंस को। पढ़ रहे हो? Yes, sir. Sir, done, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. आगे चले नेक्स्ट। Yes, sir. उसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाद आता है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब or issued as prospectus and includes any notice or circular, advertisement or other document inviting deposits from the public or inviting offers from the public for the subscription or purchase of any share in or debentures of a body corporate। जैसे कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं हम, तो प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं ना। Yes, sir. प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है? कॉलेज की डिटेल, कॉलेज के इवेंट्स, कॉलेज के फंक्शंस, कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस, एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अंदर। ठीक है, तो यही इस तरह से सेम कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, जिसके अंदर नोटिस या सर्कुलर होंगे, एडवर्टाइजमेंट होंगी उसके अंदर, अदर डॉक्यूमेंट की डिपॉजिट या पब्लिक जो इनवाइटिंग ऑफर होगा, यू आर इनवाइटेड टू परचेज आवर शेयर्स, वी आर सेलिंग, या वी आर सेलिंग आवर शेयर्स, यू कैन बाई आवर शेयर्स। तो उसके अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो फॉर्म करके वो शेयर खरीद सकते हैं और पैसे देके बैंक में किसी में जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस होता है। तो कंटेंट क्या क्या होता है प्रोस्पेक्टस में? नेम एंड रजिस्टर्ड एड्रेस, जैसे कॉलेज का नेम और एड्रेस होता है, इसी तरह कंपनी का नेम एंड रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉलेज का जैसे ऑब्जेक्टिव होता है मेन, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, इसी तरह कंपनी का ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन होते हैं।
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, कहाँ कहाँ लिस्टिंग है उनका शेयर, किस किस स्टॉक एक्सचेंज में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब इसके अंदर होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कि कहाँ कहाँ लिस्टेड है हमारे शेयर्स। पर्टिकुलर पर्टेनिंग टू द डिफरेंट क्लासेज ऑफ द शेयर, किस किस तरह के शेयर्स हैं वो, कम्युनिटी शेयर, नॉन कम्युनिटी शेयर्स, ट्रांसफरेबल शेयर, नॉन ट्रांसफरेबल शेयर्स, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो क्लासेज हैं शेयर्स की वो इसके अंदर होती है। तो किसी तरह का जो भी इंटरेस्ट है शेयर होल्डर का वो उसी के अकॉर्डिंग वो परचेज कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके अंदर होता है कि नंबर ऑफ शेयर फिक्स बाय द आर्टिकल, कितने फिक्स हैं भाई, इतने कम मिनिमम इतने खरीदने पड़ेंगे आपको, वो सारे इसके अंदर मेंशन होती है चीज़ें। फिर उसके बाद जो डेट्स एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू, कब हमारा ओपनिंग क्लोजिंग होगी, कब ओपनिंग, हम शेयर इशू हैं, हमारी स्टार्टिंग डेट, एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट, जैसे कॉलेज में होती है ना कि ये हमारी लास्ट डेट होगी, ये हमारी स्टार्टिंग डेट है, तो इसके बाद आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। इसी तरह आप शेयर परचेज प्रोस्पेक्टस भर के ये लास्ट डेट होगी और ये आपकी कमेंसमेंट या स्टार्टिंग डेट होती है, वो उसमें मेंशन होंगी। द नेम्स एंड द एड्रेस ऑफ द ऑडिटर्स एंड द लीड मैनेजर्स, तो नेम एंड एड्रेस होगा ऑडिटर्स या लीड मैनेजर्स का उसके अंदर, जो ऑडिटर का नेम एड्रेस या लीड मैनेजर कौन है उनका वो उसके अंदर मेंशन होगा। अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन के साथ या अलॉटमेंट के टाइम पे कितने शेयर्स की अमाउंट जमा करनी होगी वो उसमें होता है। डिबेंचर्स के रिगार्डिंग डिटेल्स होती है, प्रीमियम या डिस्काउंट में शेयर अगर इशू करते हैं तो उसकी डिटेल होगी, अमाउंट किस अमाउंट पे डिस्काउंट देंगे और कितने अमाउंट पे हम प्रीमियम देंगे। प्रॉपर्टी परचेज या एक्वायर्ड अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग के नाम पे, या शेयर हम खरीदते हैं तो पैसे देने की बजाय उसके नाम पे हम प्रॉपर्टी कोई देते हैं कंपनी को, तो उसकी डिटेल भी कितने में हम खरीदेंगे और उसके बदले में कितने शेयर आप ले सकते हो। तो प्रमोटर है, देयर बैकग्राउंड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बेनिफिट पे टू एनी प्रमोटर और ऑफिसर एंड कंसिडरेशन देयर ऑफ, डिटेल रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरी एंड एवरी अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब इसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द लीगल एडवाइजर, फुल पार्टिकुलर ऑफ नेचर एंड द एक्सटेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ द एवरी डायरेक्टर और प्रमोटर, voting rights and rights in respect of the capital and dividend, the authorized authorized capital, issued capital, subscribed capital, paid up capital कितनी होगी कंपनी की वो सब इसमें होती है। the size of the present issue, जो इशू करते हैं उसका साइज कितना है, इस शेयर्स का 2000 शेयर इशू कर रहे हैं, 1000 ये कितना कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज अपॉन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी के मेंबर्स पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उसमें मेंशन होगी। कोरम ऑफ द जनरल मीटिंग का जो नोटिस है, सर्कुलर है, वो उसके अंदर होगा। द लोकेशन ऑफ द प्लांट, प्लांट की लोकेशन क्या होगी, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, प्लांट एंड इट्स मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सब उसके अंदर होगा। फिर उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर हु हैव एग्रीड टू एक्ट एज ए डायरेक्टर शुड फाइल विद द रजिस्ट्रार के पास उसको सबमिट करना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी में कोई रजिस्ट्रार बनने के इच्छुक है, वॉलंटियर है, तो ही हैव नीड टू सबमिट द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। They should submit their names, age, occupation, full address. In case when the list is not ready, memorandum will be deemed to be the directors. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो ही काम करेगा अगर लिस्ट तैयार नहीं है डायरेक्टर की, तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना है वो हम उसको यूज करेंगे एज ए डायरेक्टर्स के तौर पे, जो उसके अंदर लिस्टेड होगा। कंसेंट लेटर ऑफ डायरेक्टर से कंसेंट लेटर लेंगे कि इतने क्वालिफाइंग आप शेयर खरीदोगे, ये इतने जरूरी है, और रिटर्न में उनको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो एग्रीड हैं अपनी खुद की इच्छा से डायरेक्टर बनने के लिए, और वो ये भी श्योर करते हैं कि हम कम से कम इतने शेयर हम खरीदेंगे कंपनी के। नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट, फिर जो कॉपी ऑफ द लेटर फ्रॉम द रजिस्ट्रार से मिलती है हमें कॉपी अनाउंसिंग दैट द नेम ऑफ द कंपनी वाज अप्रूव्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, कि विदाउट किसी ऑब्जेक्शन पे हमारी कंपनी का नेम अप्रूव्ड हो गया, वो चाहिए होगी हमें। स्टेटमेंट ऑफ अथोराइज कैपिटल, कितनी हमारी अथोराइज कैपिटल वो स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी और सबमिट करनी पड़ेगी। प्रपोज जो कैपिटल हमारी, कि हम प्रपोज कैपिटल लेके चल रहे हैं, 1 करोड़ का हमारा, 2 करोड़ का हमारा कैपिटल लगेगी, 2 करोड़ का बिजनेस होगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 करोड़ से, वो हम सबमिट करनी पड़ेगी और वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी पब्लिक को। एंड वी कैन कलेक्ट द ऑल मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय इश्यूइंग द शेयर। तो इट कंटेन्स द नंबर ऑफ द शेयर्स एंड द डिबेंचर्स, द अमाउंट ऑफ ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में शेयर के कितने अमाउंट है टोटल, डिबेंचर्स कितने रुपए के खरीदे गए हैं, शेयर्स कितने रुपए के हैं टोटल, वो सारा अमाउंट है हर एक कैटेगरी में, वो इसमें इंक्लूड होता है।
फिर स्टेटूटरी डिक्लेरेशन, तो कॉपी ऑफ द स्टेटूटरी डिक्लेरेशन शुड बी enclosed stating that all the formalities have duly compiled with as per the provision of the Companies Act के अकॉर्डिंग हमने सारे जितने भी लीगल प्रोविजन थे या रूल्स से हमने पूरे कर लिए हैं, तो वो कॉपी स्टेटूटरी डिक्लेरेशन सबमिट करनी होती है। इट शुड बी साइंड बाय द एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट और ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और ए डायरेक्टर और ए सेक्रेटरी और मैनेजर। ये मैनेजर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोर्ट के, हाई कोर्ट के एडवोकेट से साइन होने चाहिए, जो स्टेटूटरी डिक्लेरेशन है वो साइन होनी चाहिए। रिसिप्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस, फिर इट इज नेसेसरी टू अटैच द रिसिप्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन which is paid to the registrar office of the which it is calculated basis of the authorized capital के बेसिस पे हमारी जो फीस है कैलकुलेट होती है कि हमारी जितनी ज़्यादा अथोराइज कैपिटल होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी फीस होगी, उसकी एप्लीकेशन फीस, तो वो अटैच रिसिप्ट अटैच होनी चाहिए। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस तरह की जो सर्टिफिकेट हमें मिलती हैं, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो इसमें नाम आ जाएगा कंपनी का और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज का जो है हेयर बाई वो सर्टिफाइड दैट दिस कंपनी इज एक्ट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, इस कंपनी का नाम आ जाएगा और उसका जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम आ जाएगा, नीचे साइन आएंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के। तो इस तरह की हमें सर्टिफिकेट। फिर इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द ऑल द डॉक्यूमेंट द रजिस्ट्रार विल स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट्स को जांच पड़ताल करता है, कोई कमी तो नहीं है रिसिप्ट के बाद। फिर अगर एवरीथिंग सेटिस्फाई हो गया, भाई हाँ सारी चीजें लगा दी, इसने अटैच कर दी, तो रजिस्ट्रार इशू कर देता है सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन। विद द सर्टिफिकेट द कंपनी गेट्स इट्स रिकॉग्निशन एज ए बॉडी ऑफ द कॉर्पोरेट, उसके बाद उसको एक पहचान मिल जाती है कंपनी का कि वे कॉर्पोरेट का ही हिस्सा है, एक बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट। ए प्राइवेट कंपनी का स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्टेनिंग द, जो प्राइवेट कंपनी मैंने पहले बताया था वो इनकॉर्पोरेशन की सर्टिफिकेट मिलने के तुरंत बाद हमारा अपना काम स्टार्ट कर सकती है आफ्टर द गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये वाली। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ ओनली पब्लिक कंपनी दैट इज नीड द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, अगर पब्लिक कंपनी है तो। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में देखो, ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज वन विच इज सर्टिफाइड दैट द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, इट इज इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, इट कंटेन्स नेम ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ इट्स इशू, सिग्नेचर ऑफ द रजिस्ट्रार विद सील, ये इसके अंदर होगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट आज हो गया। इसके अंदर हमारा इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी आ गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है वो आ गया, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है वो आ गया, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, डिटेल सब कुछ आ गया इसके अंदर। ठीक है, Yes, sir. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आ गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आ गया, इफेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इफेक्ट मतलब जो अल्ट्रेशन, जो मैंने बताया था अल्ट्रेशन, कि अल्ट्रेशन अगर चेंज करना चाहते हैं नेम क्लोज या ऑब्जेक्ट क्लोज, वो कैसे चेंज होंगे, ये हमने बता दिया। डिफरेंस में तुमने पढ़ा था ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। यस सर। Yes, sir. डॉक्ट्राइन और इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट मतलब इंटरनल, जो मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल जो मैनेजमेंट डॉक्ट्राइन वाला बताया था मैंने। Yes, यस sir. सर। हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरनल, इंटरनल मतलब जो इंडोर मतलब इंटरनल, जो इंटरनल के लिए होता है सारा का सारा। तो इंटरनल के लिए क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सारा इंटरनल के लिए होता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस का बता दिया मैंने। Yes, फॉर्म ऑफ sir. प्रोस्पेक्टस कितनी जो है, किस फॉर्म किस तरह से क्या क्या इंक्लूड होता है प्रोस्पेक्टस के अंदर, वो सब। मिस स्टेटमेंट इन ए प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, फाइन लग जाएगा। अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, तो एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज क्लियरली। अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट देते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर तो पेनल्टी लगा देता है और अप्रूवल नहीं होता और वो कंपनी का जो रुक जाता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलती। तो ये पहली यूनिट ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। पहली यूनिट के अंदर 4-5 टॉपिक भी कर लोगे ना तो इनफ है।
ठीक है, तो ये सर एग्जाम हम्म, एग्जाम डेट पता है क्या? नहीं अभी तो कुछ नहीं आया है डीजे की तरफ से, अभी तो पीछे वाले पेपर नहीं हुए हैं डीजे के। तो सर अभी प्रमोट वाले होने चाहिए थे। वो डेट शीट आ गई, बस बीबीए की रह रही है। कब से आई है? सर उनके पेपर जैन में है, 21 से शुरू है। अच्छा, चलो पता करते हैं एक बार डीजे से। एमबीए एमसीए सर सबकी आ चुकी है, बस बीबीए की नहीं आई, बीबीए बीसीए। ओके, आ जाएगी वो भी, बस वेबसाइट चेक करते रहो जीजे की, अगर हमें पता लगेगा हम बता देंगे। और तुम भी वेबसाइट है ना रेगुलर चेक करते रहा करो जीजे की, उसमें डेट शीट में जाके सीधे यस सर। जीजे डेट शीट ऐसे सर्च मारा करो, डेट शीट जीजे विसार, अपने आप डेट शीट वाला पेज खुल जाएगा वो। यस। तो उसमें हाँ डेट शीट रिजल्ट वगैरह में जाके देख लेना कहीं पे। तो अगर हमें पता लगा है तो हमें बता देंगे, नहीं तो तुम भी डेली सर्च करते रहना, कि हमें कई बार इतने बिजी हो जाते हैं काम में, ध्यान नहीं रहता। ओके। यस सर। बाकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल आएगी तो हम शेयर कर देंगे, ठीक है। मैं तुम्हें ये भेज रहा हूँ डिटेल इसके, जो मैंने पीपीटी वगैरह, ठीक है। ओके सर। ओके सर। डाउट है तो बताओ। नो नो सर। सर। आ गया सब समझ में? यस यस सर। सर।